Hello everyone, welcome to HK Physics classes, and today we are going to discuss a new unit. और आपके सिलेबस में उस यूनिट का नंबर है नंबर 2 और उस यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड दिस यूनिट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि भाई ये इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है? बिकॉज यू गाइज हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस यूनिट। जी बिल्कुल, इस यूनिट के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है। कहाँ पे पढ़ा हुआ है? वो पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। क्लास 10th में आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे आपने इस यूनिट के टॉपिक्स के बारे में बेसिक पढ़ा था। और वो टॉपिक्स क्या क्या थे वो मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। वो टॉपिक्स थे आपके लाइक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, पावर, वोल्टेज, ओम्स लॉ। इस तरीके से आपने वो टॉपिक्स पढ़े थे। तो आज इस टॉपिक मतलब इस यूनिट में उन टॉपिक्स को हम थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आप स्टार्टिंग से देखिएगा वीडियो और एंड तक देखिएगा, ताकि कोई भी एक छोटा पॉइंट भी आपका मिस ना हो जाए। आई होप यू गाइज विल रियली अंडरस्टैंड द मैथड। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। सभी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो इसको हम बिल्कुल बेसिक से बता के चलेंगे कि आपका इलेक्ट्रिक करंट, जिसे आप सिंपली करंट बोलते हैं, वो आपका होता क्या है। तो हमने क्या मान लिया, हम इसमें क्या ले लेते हैं, लेट वी हैव ए डेल्टा क्यू चार्ज। चार्ज, एक चार्ज ले लिया हमने, डेल्टा क्यू ले लिया, क्रॉसेज एन एरिया इन टाइम डेल्टा टी। ये किसी एरिया को क्रॉसेज एन एरिया इन टाइम डेल्टा टी, किसी एरिया को डेल्टा टी टाइम में क्रॉस कर रहा है, तो उस पर एवरेज करंट कितना आएगा ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज करंट निकालना है, राइट। तो एवरेज करंट कैसे निकालेंगे, वो ले लिया हमने आई। आई इज द डिनोशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके ऊपर लगा दिया बार, बार इज द सिंबल ऑफ एवरेज। तो ये आएगा आपका डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। वही पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज एरिया को क्रॉस कर रहा है, वो आपका एवरेज के हिसाब से आ गया। ठीक है, अभी लेकिन हमें क्या पता करना है कि नहीं भाई, हमें तो एक पर्टिकुलर टाइम पे बताइए। ये डेल्टा टी तो आपने एक टाइम गैप दे दिया है कि भाई T2 से लेके T1 या T1 से लेके T2, उस टाइम ड्यूरेशन का है ये करंट, और वो भी एवरेज है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए कि नहीं, हमें तो टी टाइम पे बताइए आप। तो वो टी टाइम पे अब देखिए, द करंट एट टाइम टी इज द करंट एट टाइम टी इज। अभी देखिए, आपने इसको लिमिटाइज कर दिया है। पहले तो आप बात कर रहे थे, मान लीजिए कि 9 से 9:30 के बीच में आप जो करंट फ्लो, मतलब जो चार्ज फ्लो कर रहा था, उसके हिसाब से आपने एवरेज करंट निकाल लिया। अब हमें बोल दिया गया कि नहीं भाई, हमें तो 9:15 पे बताओ एग्जैक्ट। तो पहले तो आप T2 माइनस T1 कर रहे थे, तो टाइम गैप आ रहा था, लेकिन अब तो T1 भी 9:15 है, T2 भी 9:15 है। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, इट टेंड्स टू 0। तो आपने लिमिट लगा दी बेटा। तो अब ये एवरेज करंट ना होकर सिंपल करंट बन गया है, और ये हमने लिमिट लगा दी। लिमिट यहाँ पे लिख दिया डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और डेल्टा क्यू ये चार्ज का सिंबल हो गया, अपॉन में डेल्टा टी। अब इसके बाद इसको हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, ये जो लिमिट और ये डेल्टा वाली चीज़ें हैं, ये जिसको मैंने ये मार्क किया है बेटा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डी क्यू ओवर डी टी। ये इसमें कन्वर्ट हो गया। और इसको, ये जो फॉर्मूला आपका अभी बना है, इसको हम किस नाम से भी लिख सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज आपका टाइम डिपेंडेंट हो जाता है, तो इस वाले इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। इसके बारे में हम न्यूमेरिकल देख लेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक करंट की बात। अगर इसकी डेफिनेशन लिखी जाए, तो डेफिनेशन के बारे में क्या लिखा जाएगा, तो मैं यहाँ पे मार्क के देता हूँ डेफिनेशन।
कि इट इज डिफाइंड एज, इट का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर किसका, यहाँ पे किसका ट्रांसफर हो रहा है बेटा, चार्ज का, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन साइड ऑफ एन एरिया, फ्रॉम वन साइड ऑफ एन एरिया to the other side, to the other side with respect to time। तो ये बेटा आपका इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हो गया। या बहुत सिंपल शब्दों में अगर बात करें, अगर आपका चार्ज एक पॉइंट से चलकर दूसरे पॉइंट पे जा रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो उस टोटल प्रोसेस को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये तो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन साइड ऑफ एन एरिया टू द अदर साइड। भाई कितने रेट से आपका चार्ज फ्लो कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एक साइड से दूसरी साइड तक। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा और चेक कर लेते हैं। अब हमें ये बता दिया कि मान लीजिए जैसे ये आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, और आपका चार्ज इस साइड से लेके इस साइड तक गया, या फिर ये हो सकता है कि भाई लेफ्ट से राइट साइड की तरफ गया। अब चार्ज भी तो आपके पास दो तरीके के होते हैं, चार्ज कौन कौन से होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया भैया कौन से चार्ज की बात कर रहे हो आप। तो अब हम पहले ले लेते हैं आपका नेगेटिव वाला चार्ज, कि भैया अगर नेगेटिव चार्ज गया, अगर नेगेटिव चार्ज का रेट ऑफ फ्लो कराया आपने, फ्लो रेट कराया, तो उस करंट को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट में देखिए ये जो आया है इलेक्ट्रॉन वर्ड से आया, देखिए जरा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे होता है बेटा, नेगेटिव। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो करंट है ये होगा ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज एक साइड से, एक एरिया से दूसरे एरिया जाएंगे, तो उस करंट, उस टाइम जो करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा बेटा, उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। अच्छा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। याद है ना फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना। तो बेटा अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है तो किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव की साइड भागेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या करने वाला है, आपका अट्रैक्ट करने वाला है। तो एक तो बेटा ये हो गया। अब दूसरा, दूसरा रहेगा बेटा आपका कन्वेंशनल। कौन सा वाला, कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट क्या हो गया, अब तो भाई एक ही टाइप का चार्ज बच गया ना, कौन सा टाइप का चार्ज बच गया, पॉजिटिव। ये हो गया ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है भाई, दो टाइप के चार्ज है, नेगेटिव हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब ये जो दूसरा अगर आपका करंट हम दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये दूसरे टाइप के चार्जेस से आएगा। दूसरा टाइप का चार्जेस कौन सा है, पॉजिटिव। तो इसका डायरेक्शन क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव वाला किसकी तरफ भागेगा, नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो ये कन्वेंशनल करंट है ना आपका, ये और इसका जो डायरेक्शन ले रखा है आपने पॉजिटिव से नेगेटिव, ये वही करंट है या फिर ये वही डायरेक्शन है जिसका हम जनरल सर्किट्स में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक सिंपल सर्किट बना दिया, लाइक ये रजिस्टर बना दिया, कोई ये सेल बना दिया। अब इसमें करंट, ये बड़ा वाला डंडा प्लस का होता है, छोटा वाला डंडा माइनस का होता है। अब इसे मुझे करंट का डायरेक्शन लिखना है। अब करंट के डायरेक्शन मैंने आपको दो बता दिए, एक बता दिया इलेक्ट्रॉनिक, एक बता दिए कन्वेंशनल। तो इसमें कौन सा आएगा डायरेक्शन बेटा, इसमें आएगा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, और जो कि क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव है। तो ये आपका करंट का डायरेक्शन हो गया। तो ये आप याद रखिएगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, उसमें जब भी करंट का डायरेक्शन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कन्वेंशनल करंट का, और वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। और ये जो रहेगा ये रहेगा जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ, या फिर डायरेक्शन ऑफ
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव के लिए क्या जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, राइट। और इसका ऐसा यूनिट क्या निकलने वाला है, आपके पास करंट कितना आया था, करंट आया था चार्ज अपॉन में, अगर बहुत सिंपल करके लिखेंगे वैसे डी क्यू अपॉन डी टी था, वैसे क्या था डी क्यू अपॉन डी टी, इसको हम क्यू टू माइनस क्यू वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, चार्ज में से चार्ज घटाएंगे क्या आएगा चार्ज, टाइम में से टाइम घटाएंगे क्या आएगा टाइम, तो करंट कितना आ गया आपका चार्ज अपॉन में टाइम। अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आ गया चार्ज अपॉन में टाइम, वैसे तो डी क्यू अपॉन डी टी रहने वाला है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसकी यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, यूनिट की, तो एक रहेगा फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट, और एक रहेगा डायरेक्ट यूनिट। तो दोनों डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट होता है इसका एम्पियर, ये जनरल 7 फंडामेंटल यूनिट्स में भी आता है आपका, जो आपने 11th में डिस्कस किया था यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। और डायरेक्ट यूनिट की बात करें तो वो निकलेगा आपका फॉर्मूले से, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 चार्ज का यूनिट होता है कूलाम्ब और टाइम का यूनिट होता है बेटा सेकेंड। तो डायरेक्ट यूनिट कितना आ गया इसका, कूलाम्ब पर सेकेंड आ गया। तो ये यूनिट की बात आ गई। यहाँ से आप 1 एम्पियर का डेफिनेशन में निकाल सकते हैं कि भाई अगर एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज एक साइड, यानी एक जो भी आपका पर्टिकुलर कंडक्टर है उसके एक साइड से दूसरे साइड ट्रेवल कर रहा है इन 1 सेकेंड, तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक करंट रहेगा वो 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा, ठीक है, ओके। तो इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखिए कि वी कैन गेट द चार्ज। अब यहाँ से हम चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा I इज इक्वल टू कितना डी क्यू अपॉन डी टी, ये क्या बताया था बेटा, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ चार्ज, तो डी क्यू कितना आ गया आई डी टी, है ना। तो अगर मुझे यहाँ से चार्ज फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा क्यू, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आई डी टी, ये टाइम के रेस्पेक्ट में है तो टी वन टाइम से लेके टी टू टाइम। तो by this way we can easily find charge differential form से, इसको इस पे कैलकुलस मेथड लगा दीजिए तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं कि और एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हो सकती हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट। और ये बहुत जनरल पॉइंट्स है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये चीज़ें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके बेसिक कंसेप्ट इससे बिल्डअप हो जाएंगे, ठीक है, ओके। आपने एक बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा था 11th क्लास में, बर्नौलीज पढ़ा था ना, जिसमें कुछ ऐसा शेप आता था कि भाई ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप छोटा कर देते थे और ये वाला कर देते थे बड़ा, ऐसे उसमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगती थी, उसमें आता था A1V1 इज इक्वल टू A2V2, जो हमें ये बताता था कि अगर एरिया स्मॉल है तो स्पीड ज़्यादा होगा और एरिया ज़्यादा है तो स्पीड कम होगा। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर भी लगने वाला है, ठीक है, कि भाई चार्ज फ्लोज फास्टर वेयर द कंडक्टर इज स्मॉलर इन क्रॉस सेक्शन, फोर स्मॉलर, ये पहला पॉइंट हो जाएगा, फोर स्मॉलर क्रॉस सेक्शन। अगर किसी बच्चे को क्रॉस सेक्शन नहीं पता तो ये क्रॉस सेक्शन होता है ये वाला, ठीक है, कि स्मॉलर क्रॉस सेक्शन के लिए आपका कितना हो जाएगा, आपका चार्ज का फ्लो फास्टर रहेगा, चार्ज फ्लो फास्टर होगा, ठीक है। और अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज़्यादा है, क्या है बेटा, ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपका क्या रहेगा, ज़्यादा क्या बोलते हैं, लार्जर, लार्जर क्रॉस सेक्शन के लिए चार्ज फ्लो जो रहेगा वो आपका रहेगा स्लोअर। ये आपका जैसे फ्लूइड के साथ होता था वैसा ही हो गया है, राइट। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है कि एज इलेक्ट्रॉन्स मूव फास्टर देन पॉजिटिव आयंस,
ये तो सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फास्टर देन आयंस। तो जो नेट करंट आएगा ना, सो नेट करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो नेट करंट का जो अमाउंट दिया जाएगा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा तेज ट्रैवल करते हैं। और इस टाइप के करंट को क्या कहा जाता है? इस टाइप के करंट को कहा जाता है कंडक्शन करंट, दैट इज कंडक्शन करंट। अब आपका आता है बेटा तीसरा बेसिक पॉइंट या एक्स्ट्रा पॉइंट्स में जो हम देख रहे हैं। इसमें क्या है कि लिक्विड्स में, हम लिक्विड्स में जो आपका करंट आता है वो किस किस की वजह से आता है? वो आता है बोथ टाइप ऑफ आयंस की वजह से, बोथ टाइप्स ऑफ आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। गैसेस में किसकी वजह से आता है? गैसेस में आता है आपका पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। और एक आप पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, जो कि आपका यूनिट नंबर है 9th। तो सेमीकंडक्टर्स में आता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और एक टर्म आती है होल्स, ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और फिजिक्स में पढ़ेंगे, इनकी वजह से आएगा। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट देखिए बेटा, चौथा पॉइंट क्या है कि करंट कॉन्स्टिट्यूट बाय एन इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, ये कैसे निकालेंगे? करंट कॉन्स्टिट्यूट बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लीजिए ये कोई सर्कुलर फ्रेम ले लिया, ठीक है, और इस सर्कुलर फ्रेम का जो रेडियस है वो है आर रेडियस। इसमें बेटा जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, मान लीजिए मैं इसे किधर की तरफ ले लेता हूँ, लेफ्ट की तरफ ले लेता हूँ। ये मेरा इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया, ये ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन क्या आएगा? इसके जस्ट ऑपोजिट आएगा, बताया था आपको। तो करंट का डायरेक्शन मैं ले लेता हूँ ग्रीन कलर से, ये करंट हो गया आपका, ऑपोजिट होते हैं ना। तो आपका एक सेंटर पॉइंट वैसे ही बना लेते हैं हम, एक्सिस, ये आपका एक्सिस हो गया, ठीक है। आर रेडियस हो गया इसका। तो इसमें अगर आपको करंट निकालने के लिए बोला जाए तो I इज इक्वल टू कितना आएगा? Q अपॉन T, ये मैंने आपको बता ही दिया था। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है भाई? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता ही, मैग्नीट्यूड की बात की जाए, और टाइम कितना आएगा? T। भैया टाइम हम लोग पढ़ते हैं, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही पढ़ते हैं। डिस्टेंस कितना भैया? गोल घूम रहा है, वो सर्किल में घूम रहा है, तो सर्किल का सरकमफेरेंस लेना पड़ेगा, जो कि कितना रहेगा? 2 पाई इंटू रेडियस, रेडियस आर है। और स्पीड कितना है उसका? स्पीड है v, तो ये v हो गया टाइम। ये टाइम निकला है आपका। तो I की वैल्यू पुट I में रखिए, Q कितना है E, और आपका स्पीड कितना आ गया, टाइम कितना आ गया, सॉरी, टाइम आपका आ गया 2 पाई आर अपॉन में v। तो फाइनली आपके पास जो करंट आ गया है वो आ गया है ईवी, वी तो ऊपर चला जाएगा पलट के, अपॉन में 2 पाई। तो ये बेटा हो गया आपका करंट कॉन्स्टिट्यूट बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब एक सिचुएशन और बन जाती है जिसे हम 5वां पॉइंट लिख देते हैं कि भाई अगर चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग यूनिफॉर्मली या फिर नॉन यूनिफॉर्मली, इसको मैं लिख देता हूं। इफ Q charge is distributed ओवर द रिंग, मान लीजिए इसे सर्कुलर रिंग ले रखी थी, ओवर द रिंग,
और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है चार्ज का, वो यूनिफॉर्मली भी हम मान के चल रहे हैं, और हम ये भी कंडीशन लेके चल रहे हैं कि मे भी हो सकता है कि वो नॉन यूनिफॉर्मली आपका चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। तो करंट कितना निकलेगा एट एनी सेक्शन, करंट एट एनी सेक्शन ऑफ रिंग, एनी सेक्शन ऑफ रिंग कितना निकलेगा। तो मैं ऊपर वाला डायग्राम ही ले लेता हूँ, या दोबारा, चलो दोबारा बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बना लिया रिंग, अरे ओके, कई बार सेंसिटिविटी जो है दिक्कत कर देता है। ये आपने रिंग ले लिया, वही रेडियस आर ले ली इसकी, ये आपने इसका एक्सेस पॉइंट ले लिया, ये ओमेगा एंगुलर स्पीड हो गया इसका, और करंट ले लिया हमने आई, ऊपर से देखने पे हमने ले लिया एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका आई तो उतना ही निकलने वाला है, आई कितना लेंगे आप, क्यू अपॉन टी, ठीक है। अब चार्ज क्यू ले रखा है, इलेक्ट्रॉन नहीं ले रखा, तो क्यू की जगह क्या आएगा, क्यू ही आएगा। और टाइम पीरियड कितना आएगा आपका, टाइम पीरियड आएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड v, ठीक है। तो ये इतना ही निकल आया अभी तो, अगर हम पहले फर्स्ट लुक में देखें तो इतना ही निकल आया। लेकिन अगर हमें ओमेगा की टर्म में आंसर निकालना है, तो ओमेगा जो होता है आपका v जो होता है, आपको एक रिलेशन याद होगा, लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू कितना होता था, ओमेगा r होता था। ओमेगा एंगुलर स्पीड है, अगर गोल घूमेंगे तो ओमेगा लगेगा, सीधा भागेंगे तो v लगेगा। तो इस v की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, ओमेगा r लिखना पड़ेगा। तो मैं इधर ही कलर चेंज करके कर देता हूँ, ये अलग अलग स्टेप है, q, और ये हो जाएगा ओमेगा r, और अपॉन में क्या आएगा 2 पाई r, r से r कैंसिल हो गया। तो फाइनली बेटा जो आपका आंसर आ गया वो आ गया q ओमेगा अपॉन में 2 पाई। तो ये आपका आंसर हो गया। हालांकि इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस ये है कि आपने इसको एंगुलर स्पीड के टर्म में ले लिया है, ठीक है। और एक चीज़ और देख लेते हैं, चलिए पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है कि आपके करंट के दो टाइप और हो सकते हैं, मतलब इन जनरल वे वो हो सकता है डायरेक्ट करंट जिसे आप डीसी बोलते हैं, और एक हो सकता है ऑल्टरनेटिंग करंट जिसे आप बोलते हैं एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट के लिए आपका जो ग्राफ आएगा, आएगा टाइम, ये टाइम है, टी फॉर टाइम, आई फॉर करंट, सॉरी दोनों ही टी लिख दिए मैंने, रेस, ये हो जाएगा आई। तो अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि डायरेक्ट करंट आपका टाइम के साथ चेंज नहीं होते है डीसी के लिए। अगर एसी के लिए लिखेंगे हम, तो एसी के लिए टाइम वेरिंग होता है, इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ चेंज होता है। ये एक्सिस टाइम हो गया, ये वाला एक्सिस करंट हो गया, ये बेटा एसी के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट से जुड़ी आपकी एक क्वांटिटी और है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और वो फिजिकल क्वांटिटी है आपकी कौन सी, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी देखिए क्या रहेगा, सिमिलर टॉपिक्स हैं, थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंस आता है। इसको देखिए आप, अगला टॉपिक क्या है, करंट डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय जे। तो करंट डेंसिटी क्या रहेगा, एक्चुअल में क्या है कि इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर रादर देन द कंडक्टर एज ए होल। चलिए मैं लिख ही देता हूँ,
It is a characteristic of a point, of a point inside a conductor rather than the conductor as a whole. The conductor as a whole. तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक की गई है कि ये सिर्फ एक पॉइंट, वो भी इनसाइड, पूरे कंडक्टर की बात नहीं होती है, इस पे एक पॉइंट की बात होती है। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, प्रॉपर डेफिनेशन जो रहेगी। इट इज defined as the current per unit area, the current per unit area through an infinitesimal, इन्फिनिटेसिमल होता है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, जिसे हम पॉइंट लिख सकते हैं। इन्फिनिटेसिमल एरिया, इन्फिनिटेसिमल एरिया का मतलब पॉइंट हो गया। नॉर्मल to the direction of current flow, the direction of current flow, ठीक है। तो ये फाइनली आपका ये हो गया। इसको अभी समझा देंगे। यहाँ पे एक वर्ड अलग से आया, इन्फिनिटेसिमल एरिया। इन्फिनिटेसिमल बहुत ही छोटा होता है, तो इन्फिनिटेसिमल एरिया मतलब इट्स जस्ट लाइक ए पॉइंट, जो हम एक पॉइंट की बात पहले ही कर चुके हैं, एक पॉइंट की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया करंट पर यूनिट एरिया। बहुत सिंपल शब्दों में बात करें तो करंट पर यूनिट एरिया कि करंट अपॉन एरिया, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि पॉइंट पे होगा। दूसरा कि इसकी जो डायरेक्शन होगी ना, वो नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो रहेगा, कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा वही डायरेक्शन वाला एरिया आपको, या फिर पॉइंट, आपको पॉइंट का एरिया उधर ही लेना पड़ेगा, राइट। तो इसे अगले उसमें देख लेते हैं पेज पर। देखिए, लेट वी हैव एन एरिया, मतलब मेरे पास मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये मैंने कंडक्टर ले लिया और इसका ये कोई एरिया हो गया, ठीक है। ये सही से ड्रॉ नहीं हुआ तो मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। ये एरिया ले लिया, तो करंट की डायरेक्शन जो है वो मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। ये मैंने ले लिया इधर, ये आपका करंट है आई, ठीक है। अब उसने बात करी थी कि भैया आपके पास एक इनसाइड में पॉइंट होना चाहिए, इन्फिनिटेसिमल एरिया, तो मैंने वो एरिया ले लिया, ये वाला, ये स्मॉल एरिया ले लिया, एक पॉइंट की तरह आप लिख सकते हैं इसे। तो इसका एरिया हो गया डी ए और पॉइंट हो गया इसका पी, ठीक है। तो इस एरिया का जो नॉर्मल निकलने वाला है ना, वो नॉर्मल इधर ही आएगा, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन भी इधर है, तो जो करंट डेंसिटी है उसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी, जे, उसका डायरेक्शन भी इधर की तरफ आने वाला है। वो हम इसका डायरेक्शन ऑलवेज करंट के डायरेक्शन में होता है, करंट डेंसिटी का। ये देखिए, अब हम इसमें कंडीशन ले लेते हैं, इसके डेफिनेशन को और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, डेल्टा आई करंट है। कितना करंट है? डेल्टा आई, और वो करंट पास हो रहा है डेल्टा ए एरिया से। तो एवरेज करंट डेंसिटी कितनी आएगी? एवरेज के लिए मैंने बोला था, ये डेंसिटी के लिए तो सिंबल कितना लगेगा बेटा? जे लगेगा, आई लिख दी है गलती से,
देखिए जे, और ये बार जो है ये एवरेज हो गया, राइट। ये लगेगा कितना, करंट पर यूनिट एरिया बोला था ना, तो करंट हो जाएगा डेल्टा आई और एरिया कितना हो जाएगा डेल्टा ए। एक्चुअल में ये एन कैप जो है ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। आपको समझाया था गॉसिस थ्योरम फ्लक्स वाले टॉपिक में, ये एरिया वेक्टर आपका ये होता है, ठीक है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो पर यूनिट एरिया वो बोल रहा था कि एरिया के नॉर्मल होना चाहिए, तो वो नॉर्मल ही है। करंट का डायरेक्शन भी और एरिया भी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा ए आ जाएगा। लेकिन जैसा कि डेफिनेशन पे बात हो रही थी कि भाई हमें तो सिंपल एक पॉइंट पे चाहिए। अगर ये पॉइंट पे चाहिए, एट ए पॉइंट, सिंपल एक पॉइंट पी पे चाहिए, तो क्या करेंगे। अब पॉइंट हो गया, पॉइंट का थोड़े ना बेटा कोई एरिया होता है, तो लिमिट लगा दी ना आपने, तो ये सिंपल हो जाएगा जे इज इक्वल टू, लिमिट लगा दिया आपने। लिमिट क्या लगाया कि एरिया को स्मॉल कर दिया, कितना कर दिया, एरिया को 0 कर दिया, तो डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा ए। तो ये मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, तो ये क्या बन जाएगा आपका डी आई अपॉन में डी ए, ये आ गया आपका करंट परेंट एरिया। ओके, अगर मान लीजिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये तो चलो अभी तो पैरेलल आ रहा है, अगर ये पैरेलल नहीं आया तो क्या होगा। पैरेलल नहीं आया तो क्या केस बन सकता है या क्या सिचुएशन हो सकती है वो देख लीजिए। लिख देते हैं पहले कि इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे कंडीशन लगा दिया हमने, इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया is not normal to the current, normal to the current। तो पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। स्ट्रेट लाइन में ना विदाउट कंपास आप इस पे बड़ा टिपिकल हो जाता है। ये मान लीजिए स्ट्रेट लाइन हो गया, ओके, ये कंडक्टर आपने बना लिया, तो ये जो है ना, ये आपका पहले वाला हो गया ना। ओके, अभी आपका ये जो एरिया है ना, ये इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूँ। ये ले लेते हैं कलर दूसरा। ये देखिए, ये आपका फाइनल एरिया, मतलब ये है आपका एरिया, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन पहले वाली रखनी है। करंट क्या था आपका, करंट जा रहा था आपका, ये सेंटर हो गया, करंट तो आपका ऐसे ही जा रहा था, ये करंट है आपका। लेकिन अभी देखिए कि ये आपका एरिया ये थोड़ा झुक गया है, तो इसका नॉर्मल किधर आएगा, ये नॉर्मल हो गया इसका, तो इसने कितना एंगल बना लिया, थीटा। करंट जा रहा है आपका ये ग्रीन लाइन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे एरिया कितना आएगा आपका, यहाँ पे आपका एरिया आ जाएगा, एरिया कंसिडर करिए, एरिया कंसिडर कर लिया ये डी ए पी पॉइंट, तो यहाँ पे इस लाइन के अकॉर्डिंग जिस पे एंगल बनता है वो टूटता है डी ए कॉस थीटा, तो डी ए कॉस थीटा करंट के पैरेलल हो गए। तो अब आप खाली डी ए ना लेके क्या लेंगे, जे हो जाएगा आपका डी आई अपॉन में डी ए कॉस थीटा, क्योंकि डी ए कॉस थीटा ही आपका करंट के पैरेलल है, ना कि एरिया। एरिया मतलब ये एन कैप दिखा रहा है आपका एरिया, ठीक है। तो बेटा ये हो गया आपका इन अगर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉट नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और आगे देखिए कि फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर आप सिंपल करंट भी लिख देंगे,
तो यहाँ पर जो आपका करंट डेंसिटी है वो आएगा J इज इक्वल टू आई अपॉन में ए। ये J आपका हो जाएगा J, और ये हो जाएगा आई अपॉन में ए। ये नॉर्मली हो गया है। और ये बेटा करंट डेंसिटी आपका कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा? करंट डेंसिटी की डायरेक्शन रहेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, सेम एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी तो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। और इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ये देखिए J इज इक्वल टू आई अपॉन ई। तो ये हो जाएगा आई क्या होता है? एम्पियर, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है आपका? मीटर स्क्वायर। अरे यार क्या ही प्रॉब्लम हो गया।